हाँ तो बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग लाइव पर। आज मैं आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफार्मर को लेकर के आया हूँ। 12th क्लास में ट्रांसफार्मर का एक अच्छा सा एक टॉपिक है और इस टॉपिक में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो सोचा कि एक ही वीडियो के माध्यम से आज ट्रांसफार्मर के संपूर्ण जो पार्ट है उसका हम अध्ययन करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक अंग्रेजी वर्ड है, इसको हिंदी में हम परिणामित्र कहते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रांसफार्मर का जो हिंदी नाम है आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ट्रांसफार्मर को हिंदी में हम परिणामित्र कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा पर कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा या बढ़ा देता है। मतलब यह एक ऐसा स्थिर उपकरण है, एक ही जगह पर स्थिर रहता है और यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटा देगा या फिर बढ़ा देगा बिना आवृत्ति में परिवर्तन किए। मतलब फ्रीक्वेंसी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। एक मैं विशेष रूप से बोल रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर जो है वो केवल प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकता है। अर्थात अपन समझ गए कि ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है, दिष्ट धारा पर कार्य नहीं करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको परिभाषा याद हो गई होगी। एक बार और सुनते हैं ट्रांसफार्मर है क्या। तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर उपकरण है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटा या बढ़ा देता है। आपने दैनिक जीवन में लगभग हर गली मोहल्ले सब जगह ट्रांसफार्मर को देखा होगा। मैं यहाँ पर एक चित्र आपको दिखा रहा हूँ, ये आपने देखा है, ये है अपने पास ट्रांसफार्मर। आज अपन इसी उपकरण के बारे में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं, जिसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। हिंदी में इसे अपन परिणामित्र कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी यदि उपकरण होता है तो उस उपकरण किसी न किसी सिद्धांत पर कार्य करता है। हमें उसके कार्य करने के सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर के यदि हम सिद्धांत की बात करें तो ट्रांसफार्मर सह प्रेरण या इसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका दूसरा जो नाम है सह प्रेरण का, वह अन्योन्य प्रेरण भी है। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो है वो क्या है कि ट्रांसफार्मर है सह प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करेगा। अब म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण होता क्या है कि इस म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के लिए हम जानते हैं कि यदि हम दो कुंडली लें और दोनों कुंडलियों को परस्पर एक दूसरे के समांतर रख दें, जब समांतर रखे जाएंगे और पहली कुंडली में यदि हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करें तो प्रेरण के कारण पास रखी दूसरी कुंडली में भी प्रत्यावर्ती धारा प्रेरित हो जाती है। इस घटना को हम सह प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या है सह प्रेरण? यदि हम दो कुंडली लें और इन दोनों कुंडलियों को परस्पर एक दूसरे के समांतर रख दें, समांतर रह करके यदि पहली कुंडली में हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा आरोपित करेंगे तो प्रेरण के कारण जो पास रखी या सामने रखी दूसरी कुंडली है उसमें भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाएगा। तब इस घटना को हम कहते हैं सह प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा सह प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकारों के बारे में। तो हम अत्यधिक यही पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के जब भी प्रकार आएगा तो हमें ये बताना है कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के किस आधार पर? तो हम जो परिभाषा पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर की उसके आधार पर ट्रांसफार्मर के सिर्फ दो ही प्रकार बताते हैं। आगे चल के हम ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण भी करेंगे। वर्गीकरण करेंगे तो हम देखेंगे आगे चल के तीन प्रकार से वर्गीकरण होगा ट्रांसफार्मर का। अभी हम सिर्फ प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांसफार्मर के दो प्रकार हैं, एक हमारे पास होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, तो दूसरा हमारे पास होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ गए, ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो प्रकार के होंगे, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। इसको हम बोलेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होगा कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है उसे कहते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, और इसके विपरीत ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटा देता है उसे हम अपचयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। आगे हम इन दोनों के बारे में और भी
अध्ययन करेंगे उच्चई और अपचयी किस प्रकार बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम अभी तो फिलहाल में सामान्य जानकारी के लिए ये समझ रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जब पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम समझ जाएंगे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चई ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर। अर्थात इन्हें बोले स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम बात करेंगे आगे कि ट्रांसफार्मर के जो बाहरी भाग हैं, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बाहरी भाग हमें किस प्रकार दिखाई देते हैं। सामान्य तौर पे आपने गली मोहल्ले में इस ट्रांसफार्मर को देखा होगा। इसको देख करके हम इसके जो मुख्य भाग हैं उनको समझते हैं। ट्रांसफार्मर के ऊपर ये आपको जो बेलनाकार भाग ये दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक होता क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में अपन समझते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भरा जाता है, और ऑयल की विशेषता होती है, आपने घर पर भी अनुभव किया होगा कि जब हम किसी कढ़ाई में या किसी बर्तन में ऑयल को जब गर्म करते हैं तो एक वाष्पीकरण के कारण ऑयल का स्तर ऊपर की ओर चलने लगता है। तो उसी प्रकार ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉइल होती हैं, और जूल के नियम के अनुसार जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म होकर के ऊष्मा देने लगता है। तो जब कुंडली अंदर गर्म होती है और गर्म होकर के जब ऊष्मा देती है तो अंदर जितना भी जो ऑयल भरा हुआ है ट्रांसफार्मर मेन टैंक में, वो ऑयल गर्म होता है, और गर्म होने के कारण प्रसार होता है। प्रसार होके ये ऊपर की ओर जब बढ़ेगा गर्म ऑयल, तो जो स्तर है वो कंजर्वेटर टैंक में आकर के स्थिर हो जाएगा। कंजर्वेटर टैंक में ऑयल का जो स्तर होता है वो हमेशा आधा रहता है। वैसे जो है ये भी नियम बताया जाता है कि 3/4 से कम नहीं होना चाहिए, फिर भी आधा इसमें ऑयल भरा जाता है, जिससे क्या है कि आधे स्तर में जो प्रसार होगा वो ऊपर की ओर ऑयल आपस में आ जाएगा। तो ये जो है कंजर्वेटर टैंक। इसके बाद में हम जानते हैं मुख्य टैंक या मेन टैंक क्या होता है। ये टैंक है जिसके अंतर्गत इसी के अंदर ट्रांसफार्मर की कॉइलें रहती हैं। जैसे हमने बताया कि ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की कॉइल रहेंगी। एक कॉइल वह होती है जिसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ते हैं, जिसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ते हैं उसे प्राइमरी वाइंडिंग या प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और एक वह कुंडली है जिससे हम लोड के साथ में जोड़ते हैं, अर्थात जिससे हम आउटपुट निकालते हैं, और जिससे हम आउटपुट निकालते हैं उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग या बोले द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर हम बच्चे समझ गए कि दो प्रकार की कुंडली होंगी। एक तो वह कुंडली होगी जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज देंगे, और एक वह कुंडली होगी जिससे हम प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज लेंगे। तो जिस कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज दी जाती है उसे हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली, और जिस कुंडली से प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा ली जाती है उसे हम कहते हैं द्वितीय कुंडली। ये दोनों कुंडलियां जो होती हैं वो क्या है, नरम लोहे की क्रोड लेते हैं, और उस क्रोड पर तांबे के महीन तारों को लपेट करके कुंडलियां बनाई जाती हैं। आगे हम डिटेल में अध्ययन भी करेंगे। तो टैंक के अंदर यदि मुख्य रूप से पूछा जाए क्या है, तो ट्रांसफार्मर के टैंक के जो मुख्य टैंक है उसके अंदर दो प्रकार की कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, तथा इनके बीच में ऑयल भरा जाता है। तो ये जो मेन टैंक है उसके अंदर है। अगला अपन जानते हैं टैंक कवर। जो मुख्य टैंक है उसके ऊपर बाहरी जो लोहे का आवरण है जिससे इसको कवर किया जाता है उसे हम कहेंगे टैंक कवर। इसके बाद में ट्रांसफार्मर के मुख्य रूप से एक और भाग होता है जिसे अपन कहते हैं ब्रीदर। ब्रीदर जो लगा रहता है इसको अपन एक्सक्लूजन वेंट भी बोलते हैं। ब्रीदर है क्या, हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर भी ब्रीदिंग जिसे अपन कहते हैं श्वसन की क्रिया करता है। किस प्रकार करता है तो उसको थोड़ा अपन डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑयल जब गर्म होता है तो वाष्प के रूप में ऊपर की ओर चलने लगता है, और जो ठंडा ऑयल है वो नीचे की ओर चलने लगता है। तो जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो उसकी जो वाष्प है वो वाष्प जो होती है वो ब्रीदर के द्वारा, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर टैंक के द्वारा बाहर निकली जाती है, और बाहर से ठंडी जो वायु होती है उसको अंदर ले जाया जाता है। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर हम समझ गए कि जो वाष्प एक तो गर्म वायु उसको बाहर निकाल रहा है, और ठंडी जो वायु है उसको अंदर ले जाने का काम कर रहा है। वही हम श्वसन की क्रिया में भी समझते हैं। आपने बायोलॉजी के अंदर अध्ययन किया होगा कि हम जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऐसी क्रिया में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको शरीर से या नासा द्वारा के द्वारा बाहर निकाला जाता है, ऑक्सीजन को उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो ब्रीदर है ये ट्रांसफार्मर को श्वसन क्रिया कराने का कार्य कर रहा है। ब्रीदर में एक सबसे महत्वपूर्ण भाग या एक उपकरण लगा रहता है जिसे हम कहते हैं सिलिका जेली। सिलिका जेली का कार्य ये होता है कि जैसे कि अपन वायुमंडल में से यदि कोई वायु सोखी जा रही है, जैसे वायुमंडल में वायु है तो उस वायु में बरसात के मौसम में
या सर्दियों के मौसम में कुछ नमी रह जाती है, और यदि ये नमी ट्रांसफार्मर के अंदर चली गई तो अंदर जो है शॉर्ट सर्किट या तेल जो है, तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। तो इससे जो नमी को सोखने का जो काम करता है वो सिलिका जेली करता है। तो इस सिलिका जेली जो है वो ब्रीदर के अंदर लगी रहती है, और इसका काम रहता है कि जब ट्रांसफार्मर वायु सोख रहा है तो उस वायु में से नमी को अपने अंदर सोखने का कार्य करता है सिलिका जेली। ट्रांसफार्मर के अंदर दो प्रकार की बुशिंग रहती हैं, जैसे एक होती है हमारे पास लो वोल्टेज बुशिंग, जिसे अपन एलटी बुशिंग बोलेंगे। एक होती है हाई वोल्टेज बुशिंग। जिस कुंडली को या जिस बुशिंग के द्वारा इसको प्राथमिक कुंडली से जोड़ा जाता है या मुख्य लाइन से जोड़ा जाता है उसे हाई वोल्टेज बुशिंग बोलते हैं। तब जिस बुशिंग के द्वारा इसे हम सर्विस लाइन के द्वारा जोड़ते हैं उसे हम लो वोल्टेज बुशिंग कहते हैं। इसके अलावा एक कूलिंग ट्यूब। कूलिंग ट्यूब क्या होती है? ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा बच्चों कि दोनों ही साइड में अनेक ये छोटी छोटी पत्तियां लगी रहती हैं। इन पत्तियों को हम रेडिएटर भी बोलते हैं। ये जो रेडिएटर होते हैं इनमें लगातार ऑयल प्रवाहित होता रहता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि गर्म जो ऑयल होता है वो ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, तो गर्म होने पर ऑयल जो है रेडिएटर के ऊपरी हिस्से से आता है, और जैसे ये इधर आएगा तो ये हवा के सानिध्य में आता है। हवा के बहाव के कारण ये ऑयल जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। इस प्रकार ठंडा ऑयल नीचे के स्तर में तथा गर्म ऑयल ऊपर की ओर, और लगातार रेडिएटरों में ऑयल प्रवाहित रहता है तथा वायु के द्वारा, प्राकृतिक वायु के द्वारा ऑयल का शीतलन होता रहता है। एक हमारे पास दिख रहा है ड्रेन ऑफ। ड्रेन ऑफ का जो उद्देश्य होता है कि यदि ट्रांसफार्मर में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है या अन्य खराबी के कारण जब ट्रांसफार्मर के ऑयल को निकालना होगा तो ये जो ड्रेन ऑफ बुशिंग नट है इसके द्वारा हम ट्रांसफार्मर के ऑयल को निकालते हैं। तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग हैं। एक बार और जो सबसे महत्वपूर्ण है उनको समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मुख्य टैंक या मेन टैंक। मेन टैंक क्या है? तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर का मुख्य भाग होता है। इस टैंक के अंदर जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार की कुंडलियां हैं तथा इसमें ऑयल भरा रहता है। और ये ऑयल जो है बच्चों सामान्य ऑयल नहीं होता है, ये ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है जो कि कुचालक होता है, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके बाद में ट्रांसफार्मर मेन टैंक के ऊपर एक जो गोलाकार आपको दिखाई देता है भाग उसको अपन कहते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक जो है उसके पास में एक जो हमें दिखाई दे रहा है भाग इसको अपन कहते हैं ब्रीदर। ब्रीदर का जो काम होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर से जो गर्म वायु है, वाष्पयुक्त वायु है उसको बाहर निकालना एवं बाहर से जो शुद्ध वायु है उसको अंदर प्रवेश कराने का कार्य है। और इस कार्य में मुख्य भूमिका जो निभाता है वो सिलिका जेली है। सिलिका जेली जो है वो बाहर से जो वायु हमारे पास जा रही है उस वायु में से नमी को सोखने का कार्य करती है। इसके बाद में ड्रेन ऑफ हम समझ गए कि ट्रांसफार्मर से ऑयल को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए जिस नट या हुक का प्रयोग करेंगे उसे अपन कहते हैं ड्रेन ऑफ। कूलिंग ट्यूब जो होते हैं इनको अपन रेडिएटर भी बोलते हैं। रेडिएटर का जो काम होता है वो प्राकृतिक वायु के द्वारा ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करना होता है। इसके अलावा भी ट्रांसफार्मर के और भी भाग हैं जो आप अगले इमेज में देख रहे होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और अधिक डिटेल में समझाया गया है। जैसे कंजर्वेटर है तो कंजर्वेटर में ही दो और सिस्टम है। जैसे कंजर्वेटर का संबंध हमारे पास से कंजर्वेटर में ऑयल गेज भी लगा रहेगा। अभी मैंने बताया कि कंजर्वेटर टैंक में जो ऑयल का स्तर है वो सामान्यतः 1/2 मतलब ऑयल जो है उसका आधे हिस्से तक होना चाहिए, लेकिन 3/4 3/4 भाग से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्तर है इसको नापने के लिए यहाँ पर ऑयल गेज लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर जो कवर लगाया जाता है। एक और हमारे पास होती है टेम्परेचर गेज। ट्रांसफार्मर के अंदर हम जानते हैं दो प्रकार का टेम्परेचर नापा जाता है। एक हमारे पास होता है ऑयल टेम्परेचर और दूसरा हमारे पास होता है बाइंडिंग टेम्परेचर। ऑयल टेम्परेचर क्या होता है? हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के तेल जो है, तेल का ताप नापने के लिए जिस हम गेज का प्रयोग करेंगे उसे कहते हैं ऑयल टेम्परेचर गेज। तथा ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग जो होती है उसका टेम्परेचर यदि हमें ज्ञात करना है तो हम बाइंडिंग टेम्परेचर गेज के द्वारा ज्ञात करेंगे। अगला हमारे पास एक और महत्वपूर्ण भाग है ट्रांसफार्मर का, वो है टैपिंग स्विच या हैंड व्हील। टैपिंग स्विच का कार्य क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जब सामान्यतः लोड की स्थिति जब आती है तो हम थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त लोड के रूप में इसमें टैपिंग चेंज करके लोड अतिरिक्त डाल सकते हैं।
लेकिन निर्धारित जो लोड है उससे अधिक नहीं डाल सकते हैं। किसी भी मशीन या उपकरण होता है तो उसके ऊपर उस कंपनी निर्माता का तथा उसकी जो क्षमता है, उसकी पिच फ्रीक्वेंसी है, उसकी सामान्य जो जानकारी होती है, उसके लिए एक प्लेट लगाया जाता है। इस प्लेट को हम कहते हैं नेम प्लेट। इसके बाद में ड्रेन कॉक हमने समझ लिया है। एक कूलिंग ट्यूब जो है जिनको हम रेडिएटर बोलते हैं। मेन टैंक हमने समझा है। और ये बुशिंग दी गई है HV बुशिंग, मतलब हाई वोल्टेज बुशिंग है। दो प्रकार की बुशिंग इसमें लगाई जाती है, LT और HV। LT मतलब लो टेंशन वाली और HV मतलब हाई वोल्टेज, या LV भी बोल सकते हैं, लो वोल्टेज, और HV मतलब हाई वोल्टेज। तो ये थे ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर इसमें ये दिया गया है इसको भी थोड़ा सा समझें। ये 500 kVA 11/0.5 kV। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो क्षमता है वो 500 kVA है। ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर दिखाया गया है वो 500 kVA क्षमता का दिखाया गया है। और 11/0.4 kV का अर्थ है कि ये जो है इसकी HV बुशिंग है वह 11,000 वोल्टेज के साथ जोड़ी गई है। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 11,000 वोल्टेज से 440 वोल्टेज हमें प्रदान कर रहा है। प्राइमरी जो कुंडली है उसको हमें 11,000 वोल्टेज के साथ जोड़ना है, तो हमें सेकेंडरी वाइंडिंग के द्वारा जो वोल्टेज प्राप्त होने वाला है वह लगभग 440 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। 3 फेज वोल्टेज 440। ये था ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग। अब हम समझते हैं ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि यदि सामान्य जानकारी के आधार पर आपसे पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे ट्रांसफार्मर सब 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। लेकिन पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो हम बताएंगे ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाएगा। एज ए फेज, मतलब ये क्या हमारा फेज के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। और जो फेज है उसके आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होंगे? ऐसे ट्रांसफार्मर जिनका उपयोग सिर्फ घरेलू उपकरणों के लिए किया जाता है। आपने दैनिक जीवन में कहीं देखा होगा जो बड़ी बड़ी कॉलोनी वगैरह होती हैं या बड़ी मल्टी है, वहां पर क्या है कि एक अकेले उसी के लिए सिंगल फेज सप्लाई देने के लिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रख देते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर हम जानते हैं कि जो सामान्यतः अधिकतर यूज करने वाला ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। इसके तीनों पेजों पर कार्य करता है। उसके बाद में कोर के आधार पर, एज पर कोर के आधार पर जो वर्गीकरण है वह 2 प्रकार के होते हैं, कोर टाइप के और सेल टाइप के। ये जो है कोरें बनाई जाती हैं। इसके बाद में हम जानते हैं कूलिंग सिस्टम के आधार पर, मतलब यह अपन ठंडा करने की विधि के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सेल्फ कूल्ड, एक होता है एयर कूल्ड। एयर कूल 3 प्रकार के हैं, सॉरी। एक होता है सेल्फ कूल। सेल्फ कूल का मतलब है कि ऐसे ट्रांसफार्मर जो स्वतः ही अपने आप शीतल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं सेल्फ कूल अर्थात स्वतः शीतल। एयर कूल जो हवा के द्वारा ठंडे किए जाते हैं। ऑयल कूल्ड मतलब जो ऑयल के द्वारा ठंडे किए जाते हैं। तो ये था ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं। जैसे हम पूछा जाएगा कि फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हैं, तो हम जानते हैं फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। थोड़ा सा हम सिंगल फेज और 3 फेज के बारे में जानकारी अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जितने भी पावर सिस्टम होते हैं, जैसे हमें ट्यूबवेल चलाना है, चक्की चलानी है, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री चलानी है, तो वो 3 फेज सप्लाई पर कार्य करते हैं। उनके लिए हमें 3 फेज ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हम जानते हैं कि जहाँ पर रियासती इलाका है, जैसे घरेलू लाइन है, तो घरेलू लाइन में हम केवल सिंगल फेज लाते हैं, मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल लाते हैं, जिसके द्वारा हमारे आवासीय जो बिजली है उसकी व्यवस्था की जाती है। तो एक ऐसा एरिया हो जहाँ पर केवल आवासीय हो, यहाँ पर कोई पावर लोड नहीं हो, वहां पर हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर लेते हैं। थोड़ा सा जब फेज की बात है तो हम थोड़ा बता देते हैं। सिंगल फेज में हमारे पास एक फेज और एक न्यूट्रल रहता है, फेज और न्यूट्रल। 3 फेज जो होते हैं उसमें 3 फेज रहते हैं। तीनों पेजों का जो क्रम होता है वो RYB रहता है। ये बहुत कई बार पूछा जाता है फेज क्रम क्या होता है, तो RYB में कई बार आपने देखा होगा जब हम किसी चक्की चला रहे हैं या कोई मोटर चला रहे हैं और उसमें यदि फेज उल्टे लग जाएं तो वह उल्टे चलने लगती है या घूमती नहीं है।
लेकिन हम जैसे ही उसको सही क्रम में लगाएंगे तो बराबर लोड लेके चलने लगेगी। तो वो सही क्रम जो है वो क्या है कि ये होता है R/B। इसको अपन बोले हैं तो इसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं रेड, येलो, ब्लू। मतलब हमें जो है उसमें 3 कलर के जो तार हैं प्रयोग किए जाते हैं, एक तो लाल रंग का होगा, एक पीले रंग का होगा और एक नीले रंग का होगा। इसके बाद में और भी थोड़ा सा कलर कोड में आपको बता देता हूँ कि 3 फेज लाइन के लिए कलर कोड क्या होता है R/B। इसके अलावा एक और समझना है हमें, यदि मान के चले हमें न्यूट्रल का कलर पूछा जाए कि न्यूट्रल लाइन के लिए हम कौन से कलर का प्रयोग करेंगे, तो हम ब्लैक का करेंगे। यहाँ पर बी है जो क्या है, काले कलर का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रल के लिए। यदि पूछा जाएगा हर जो हरा रंग है उसके लिए, तो हम जानते हैं अर्थ जो होता है, अर्थ के लिए हमेशा हम हरे रंग का प्रयोग करेंगे। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कलर के आधार पर। यदि हमसे पूछा जाएगा सिंगल पेज है तो उसमें एक फेज और एक अपन न्यूट्रल का प्रयोग करते हैं। 3 पेज का जो कलर कोड होता है वो R/B होता है। इसके अलावा न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक कलर के तार का प्रयोग करते हैं और अर्थ के लिए हम हरे रंग के प्रयोग करेंगे। लेकिन जो इंडस्ट्री है, पावर के लिए जो अर्थ प्रयोग किया जाता है वो GI तार से किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखें। गैल्वेनाइज्ड आयरन कोर जो तार होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये था ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। अब हम और भी समझते हैं कि ट्रांसफार्मर का सामान्यतः वर्गीकरण हम किस प्रकार करेंगे। तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर का पावर के आधार पर जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। एक हमारे पास होता है पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर। पावर और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं कि ऐसे ट्रांसफार्मर जिनका प्रयोग जो होता है वो 500 केवीए से अधिक क्षमता के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वे पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। जैसे जितने भी सभी पावर हाउसों पर जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं वे सब पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। और ऐसे ट्रांसफार्मर जो 500 केवीए से कम क्षमता के होते हैं, जो गली मोहल्लों में लाइट वितरण करने के लिए लगाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसके बाद में हम जानते हैं पेज 2 प्रकार के होंगे, सिंगल पेज और 3 पेज, जिन पे हम चर्चा कर चुके हैं। एक और है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं जिनको अपन बोलते हैं मापक ट्रांसफार्मर भी। जैसे कि हम जानते हैं सामान्यतः यदि कम धारा हमें मापन करना हो या फिर हमें कम वोल्टेज का मापन करना हो तो हम इसके लिए अमीटर और वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिली है। हम जानते हैं यदि परिपथ में हमें धारा का मापन करना है तो हम जानते हैं धारा का जो मापन करेंगे उसके लिए यंत्र लगाएंगे अमीटर। लेकिन इसके विपरीत हमें यदि वोल्टेज का मापन करना है तो वोल्टेज के मापन के लिए हम उपकरण लगाएंगे वोल्टमीटर। थोड़ा सा मैं 2-4 उपकरणों के नाम लिख रहा हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट आने के चांस अधिक हैं। इसके अलावा यदि हमें प्रतिरोध नापना है, प्रतिरोध जिसे अपन ओम में नापते हैं, और प्रतिरोध को नापने के लिए जिस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं ओम मीटर। ये मापक यंत्र हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं प्रतिरोध को नापने के लिए ओम मीटर। इसके बाद में हमें शक्ति को यदि नापना है तो हम शक्ति को नापने के लिए प्रयोग करेंगे वाट मीटर का। लेकिन यदि हमें घरेलू खपत नापनी है, जैसे घर का बिल वगैरह ये सब नापने हैं, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं एनर्जी मीटर का। घरेलू खपत को नापने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों घरेलू खपत को नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं एनर्जी मीटर। इसके बाद में एक और समझें, हम जानते हैं कि यदि हमें आवृत्ति नापनी है तो आवृत्ति जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो आवृत्ति नापने के लिए हम फ्रीक्वेंसी मीटर का प्रयोग करते हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर, तो ये कुछ महत्वपूर्ण मीटर हैं, इनको थोड़ा सा एक बार नोट कर सकते हैं आप कि धारा यदि नापनी है तो हम अमीटर का प्रयोग करेंगे, वोल्टेज नापना है तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे, प्रतिरोध का यदि मापन करना है तो हम ओम मीटर का प्रयोग करेंगे, शक्ति को मापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग करेंगे, घरेलू खपत जो नापते हैं वो एनर्जी मीटर के द्वारा नापते हैं, आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा मापी जाती है। तो यहीं से मैं बताना चाह रहा था कि जैसे कि हमें धारा मापनी है तो धारा मापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अमीटर जो है वह केवल कम वोल्टेज या कम धारा का मापन कर सकता है। यदि धारा अधिक है तो इसके मापन के लिए हम सीटी का प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सीटी, और इसको बोलते हैं पीटी। इसी प्रकार हमें वोल्टेज जो है अधिक मान है
और अधिक मात्रा में वोल्टेज का मापन करना है तो इसके लिए हम करते हैं पीटी का प्रयोग, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसको अपन समझ गए। सीटी और पीटी क्या होते हैं? सीटी करंट ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग अति उच्च धारा के मापन के लिए किया जाता है। पीटी जो है वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग अपन अधिक वोल्टेज को मापने के लिए करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको चित्र के माध्यम से या डिटेल में स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को समझाऊंगा। स्टेप अप समझ गए अपन, ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ाएगा उसे हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके विपरीत ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटाएगा उसे हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये बनते कैसे हैं? हम जानते हैं कि जिस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है उसे प्राइमरी कुंडली या प्राइमरी बाइंडिंग बोलेंगे। जिस कुंडली से धारा ली जाती है उसे हम द्वितीय कुंडली सेकेंडरी बाइंडिंग बोलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी, तो मैं सामान्यतः एक जानकारी छोटी सी याद रखना है कि जिस कुंडली में तारों के फेरों की संख्या अधिक है उसका वोल्टेज अधिक होगा, और जिस कुंडली में तारों में फेरों की संख्या कम है उसका वोल्टेज कम होगा। अब अपन समझ गए। यदि स्टेप अप है तो हम स्टेप अप मतलब जिस कुंडली से हम ले रहे हैं उसकी तुलना की जाती है। जैसे हमें जो वोल्टेज प्राप्त करना है वो द्वितीय कुंडली से करना है। अब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी तो हमारे लिए स्टेप अप है वो। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है तो स्टेप डाउन है, क्योंकि उपभोक्ता को प्राप्त करने के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है। तो स्टेप अप क्या होगा कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी बाइंडिंग मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम, उसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जिसमें फेरों की संख्या कम वह स्टेप डाउन, और जिसमें फेरों की संख्या अधिक है द्वितीय में वह स्टेप अप। तो स्टेप डाउन क्या होगा एक बार और सुने कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कैसी है? अधिक, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम, तो उसे हम कहते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन को अपन हिंदी में बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर आपको देख भी रहा होगा, जैसे यहाँ पे पेरे जो दिखाए गए हैं ये हमारे पास एक आयरन कोर है, और आयरन जो कोर है इसके ऊपर हमने तांबे के तार को लपेट करके फेरे लगाए हैं जिसको हम कुंडली कह रहे हैं या कॉइल कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम चित्र में आप देख भी पा रहे हैं कि इसमें प्राइमरी जो कॉइल है उसमें फेरों की संख्या अधिक है और सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें फेरों की संख्या कम है। अब एक और थोड़ा सा जानकारी आपको दें कि भले ही फेरों की संख्या कम या अधिक हो लेकिन साइज वही होना चाहिए। तो साइज वही रखने के लिए क्या किया जाता है कि जिसमें फेरे अधिक लगाते हैं उसमें तांबे के पतले तार का प्रयोग करते हैं, तथा जिस बाइंडिंग में फेरे कम लगाते हैं उसमें तांबे के मोटे तार का प्रयोग करते हैं। आप सामान्यतः प्रैक्टिकल करके देखो, एक अपन मोटा तार लें और मोटे तार को लपेटें तो हम देखेंगे कम लपेटने में ही उसकी मोटाई अधिक हो जाएगी, और एक पतले तार को लपेटें तो कई लपेटे लगाने पड़ेंगे तब जाके वो सामान्य मोटाई प्राप्त करेगा। तो वही किया जाता है कि जिस कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है उसमें तांबे के पतले तार का प्रयोग किया जाता है, तथा जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है उसमें तांबे के मोटे तार का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि हमारे पास ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है द्वितीय कुंडली की तुलना में। तो अर्थात हम समझ गए कि इसकी प्राथमिक कुंडली जो है वह तांबे के पतले तारों से बनाई जाती है। तांबे के कैसे तार का प्रयोग करेंगे? इसमें पतले तार। और हम जान गए कि यदि इसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है तो इसमें जो तांबे के तार प्रयोग किए गए हैं वो तांबे के मोटे तार का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये अंतर के तौर पे भी आपको समझने पड़ेंगे। इसके विपरीत हम अगला समझते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्या होगा कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है उसे हम कहते हैं स्टेप अप, या इसको हिंदी में बोले उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होगा? जो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगा। इसके भी अपन समझ गए, जिसकी प्राथमिक कुंडली में फेरे कम है मतलब तांबे का कौन सा तार का प्रयोग किया गया है? मोटे तार का प्रयोग किया गया है। और इधर हम समझ गए जिसमें फेरे कम है मतलब समझ गए तांबे के कौन से तार का प्रयोग करेंगे? पतले तार का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा डिटेल में। अब मैं आपको एक अंतर के तौर पे इनको सुना देता हूँ। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अर्थात उच्चई और अपचयी ट्रांसफार्मर में यदि हमें अंतर तैयार करना है तो किस प्रकार करेंगे। पहले हम उच्चई में समझेंगे कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है उसे कहते हैं उच्चई ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटा देता है उसे कहते हैं अपचयी ट्रांसफार्मर। एक बात और ध्यान रखें कि यदि कोई ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को बढ़ा रहा है तो धारा की प्रबलता को कम कर रहा है, अर्थात हम समझ गए कि उच्चई ट्रांसफार्मर है वो धारा की प्रबलता को घटा देता है, अपचयी ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। इसके विपरीत हम जानते हैं कि उच्चई ट्रांसफार्मर की जो उच्चई ट्रांसफार्मर उसकी प्राथमिक कुंडली में पेड़ों की संख्या कम व द्वितीय कुंडली में पेड़ों की संख्या अधिक होती है। अपचयी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में पेड़ों की संख्या अधिक व द्वितीय कुंडली में पेड़ों की संख्या कम होती है। अगला हम समझ गए कि उच्चई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली तांबे के मोटे तारों को लपेट करके तथा द्वितीय कुंडली है वो तांबे के पतले तार को लपेट के बनाई जाती है। इसके विपरीत जो अपचयी ट्रांसफार्मर है वह उसकी प्राथमिक कुंडली तांबे के पतले तार से तथा द्वितीय कुंडली जो है वो तांबे के मोटे तार से लपेट करके बनाई जाती है। अगला उच्चई है, इसका तो इसलिए इसका जो परिणमन अनुपात होता है वो 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होगा उच्चई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात, ये ध्यान रखें। और अपचयी ट्रांसफार्मर का जो परिणमन अनुपात है वह हमेशा 1 से कम होता है। तो ये अंतर था उच्चई और अपचयी ट्रांसफार्मर में। अब आगे हम समझते हैं, ये यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से, जैसे हम जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉइलें हैं वो किस प्रकार दी जाती हैं, यहाँ पे उच्चई और अपचयी ट्रांसफार्मर में दिखाया गया है। जैसे हम समझते हैं पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, इसमें आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि इसकी जो प्राइमरी ओरिएंटेशन है वह तांबे के कम लपेटों के साथ में बनाई गई है, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो तांबे के इसमें कई पेरे लपेटे लगाए गए हैं, तो जिसमें द्वितीय कुंडली में पेरों की संख्या अधिक है, अर्थात यह उच्चई ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके विपरीत इसमें देख रहे हैं आप जिसकी जो प्राइमरी कुंडली है या प्राइमरी बाइंडिंग उसमें तांबे के अनेक फेरे लपेटे गए हैं तथा जो सेकेंडरी बाइंडिंग है उसमें तांबे के बहुत कम फेरे लपेटे गए हैं, इसलिए अपन समझेगा यह स्टेप डाउन अर्थात अपचयी ट्रांसफार्मर है। बाकी हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम समझते हैं ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात, इनफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। परिणमन अनुपात है क्या, तो इसकी परिभाषा हम ये यहाँ पर जो दी गया है वो 3 प्रकार से दे सकते हैं। इसके अलावा एक और मैं बढ़ा देता हूँ, और मैं बढ़ाऊंगा क्या, विद्युत वाहक बल के आधार पर। हालांकि यहाँ पर अपने पास वोल्टेज दिया है तो विद्युत वाहक बल की चर्चा ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इसको विद्युत वाहक बल के फॉर्म में जब लिखना चाहेंगे तो E2/E1 हो जाएगा। मतलब अपन कैसे बोलेंगे कि E2/E1 बराबर I1/I2 बराबर V2/V1 बराबर N2/N1 बराबर K। जो K है वहां पर एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं परिणमन अनुपात। K को क्या बोलेंगे अपन, K को बोला जाता है परिणमन अनुपात। अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे वो सुन लो आप। देखो हम जानते हैं इनमें से कोई सी एक परिभाषा उठा लो आप, वही चलेगा। जैसे हम जानते हैं कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा और द्वितीय कुंडली से ली गई धारा, प्राथमिक कुंडली को देंगे द्वितीय से हमेशा लेंगे। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, द्वितीय कुंडली से ली गई धारा, तथा या पर ऐसे बोले कि द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्राथमिक कुंडली को दिए गए विद्युत वाहक बल या विभवांतर, या पर ऐसे बोले कि द्वितीय कुंडली में पेड़ों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में पेड़ों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं, जिसे K से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से एक बार और सुन लो क्या है, यहाँ से परिभाषा दें अपन फेरों की संख्या से, तो फेरों की संख्या से दे सकते हैं कैसे कि द्वितीय कुंडली में पेड़ों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में पेड़ों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं, जिसे K से प्रदर्शित करते हैं। या पर हम नहीं देना चाह रहे तो यहाँ से दो, कैसे कि प्राथमिक कुंडली से ली गई धारा तथा प्राथमिक कुंडली को दी गई धारा
तथा द्वितीय कुंडली से ली गई धारा के अनुपात को परिणामन अनुपात कहते हैं, जिसे K से प्रदर्शित करते हैं। एक बात आप यहाँ पर नोट कर पा रहे होंगे, वो आपको गहराई से थोड़ा सोचना है। जैसे हम जानते हैं कि धारा जो होती है व्युत क्रम में जा रही है। जैसे हम यहाँ से देखें पैरों की संख्या है तो द्वितीय कुंडली पैरे और प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली का विभवांतर प्राथमिक कुंडली का विभवांतर, द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल। लेकिन धारा है व्युत क्रम। धारा कैसी है कि प्राथमिक कुंडली की धारा और द्वितीय कुंडली की धारा, इनके जो अनुपात है वो हमेशा बराबर रहेगा के, जिसे हम बोलेंगे परिणामन अनुपात। आगे हम समझते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की दक्षता किसे कहते हैं? हम जानते हैं किसी भी उपकरण की दक्षता के बारे में जब पूछा जाएगा तो हम जानते हैं उपकरण से ली गई शक्ति और उसको दी गई शक्ति के अनुपात को कहते हैं दक्षता। यहाँ पर मैं एक बार हिंदी में भी लिख देता हूँ, दक्षता किसे कहेंगे तो इसको अपन बोलते हैं प्राप्त की गई ऊर्जा, प्राप्त की गई ऊर्जा, या पर इसको अपन वैज्ञानिक भाषा में जब बोलेंगे तो विज्ञान की भाषा में बोलेंगे निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति। प्राप्त करना मतलब होता है निर्गत, तो इसको अपन ऐसे देंगे निर्गत शक्ति, और जो दी जाती है उसे कहते हैं निवेशी शक्ति। तो निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की शक्ति कहते हैं या दक्षता कहते हैं, जिसे अपन ईटा से प्रदर्शित करते हैं। दक्षता को प्रदर्शित करने की बात है तो ईटा से हम व्यक्त करते हैं। यहाँ पर भी ये परिभाषा दी गई है, पावर आउटपुट और पावर इनपुट, मतलब आउटपुट पावर और इनपुट पावर के जो अनुपात है, रेशो है, उसे अपन कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पर अपन ऐसे दे सकते हैं कि PS मतलब क्या, सेकेंडरी बाइंडिंग और प्राइमरी बाइंडिंग, मतलब शक्ति ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग मतलब द्वितीय कुंडली की शक्ति और प्राथमिक कुंडली की शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि प्राथमिक कुंडली जो है, जो प्राप्त की जाती है ना पावर, उसमें क्या होता है कि जब प्राप्त करने के साथ में कुछ लॉस भी जुड़ जाते हैं। इसलिए दक्षता को जब लिखा जाता है तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर आउटपुट बटे पावर आउटपुट प्लस, अब आउटपुट में क्या जुड़ जाएगा, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, इनको भी अपन ऐड कर दिए जाएंगे, तब हम ट्रांसफार्मर की दक्षता पर आएंगे। तो अगला जो हमारे पास सूत्र बनेगा एफिशिएंसी का, वो इस प्रकार बन जाएगा, पावर आउटपुट बटे पावर आउटपुट प्लस कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस इंटू 100। इसके बाद में ये दोनों ही लिख दिए हैं, कॉपर लॉस कोर लॉस है, कोर लॉस के अंतर्गत दोनों ही प्रकार के लॉस आ जाएंगे, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी लॉसेस। एफिशिएंसी को हम शक्ति के रूप में व्यक्त करें तो हम शक्ति की परिभाषा जानते हैं कि वोल्टेज और धारा के गुणनफल को शक्ति कहते हैं। जब भी हमें शक्ति की गणना करनी है तो P बराबर होता है VI। तो यहाँ पर अपन सेकेंडरी बाइंडिंग से लेकर जा रहे हैं कि वोल्टेज सेकेंडरी बाइंडिंग का, धारा सेकेंडरी का इंटू PF जो है पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक का भी इसमें गुणा करना है। तो यदि हम वोल्टेज के रूप में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि शक्ति इंटू PF। इसी प्रकार हम सेकेंडरी का PF प्लस दोनों प्रकार के लॉस इसमें जोड़ देंगे, कॉपर लॉस और कोर लॉस। तो ये था ट्रांसफार्मर की दक्षता। हमें सिर्फ इतना याद करना है कि ट्रांसफार्मर की निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। दक्षता बराबर बन जाएगा निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति इंटू 100। अब हम दक्षता की बात करें भौतिक रूप से तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए इसकी जो दक्षता होती है बहुत अधिक होती है। जैसे सामान्यतः हम जानते हैं मोटर है, जनरेटर है, इनमें क्या है घूमने वाले भाग होते हैं, जिसमें रोटर है, आर्मेचर घूमता है, तो इसके कारण घर्षण के रूप में कई एक प्रकार की हानियां हो जाती हैं। लेकिन बच्चों ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है, ये एक स्थिर उपकरण है, इसलिए इसमें क्षतियां बहुत कम होती हैं और ट्रांसफार्मर की दक्षता बहुत अधिक होती है। लगभग 90 से 95% दक्षता इसकी मानी जाती है। लेकिन एक आदर्श ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता 100% होती है। हालांकि आदर्श ट्रांसफार्मर कोई होता नहीं है, इसलिए दक्षता की बात करें तो सबसे अधिक जो दक्षता है वो ट्रांसफार्मर की होती है। 90 से 95% तक इसकी दक्षता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि हम जानते हैं इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। अगला हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि। हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है, फिर भी 4 रूपों में ट्रांसफार्मर की हानि होती है और उनको अपन डिटेल में अध्ययन करते हैं। साथ में ये भी समझते हैं कि इन हानियों को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं।
जैसे हम जानते हैं लॉस इन ए ट्रांसफार्मर, सबसे पहले होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं ताम्र क्षति। ताम्र क्षति है क्या, हम जानते हैं ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियां तांबे के तार की बनी होती हैं और जूल के नियम के अनुसार जब इन कुंडलियों में धारा प्रवाहित की जाती है तो इनमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में कुछ क्षति हो जाती है। इस क्षति को हम कहते हैं कॉपर लॉस या ताम्र क्षति। और इस क्षति को यदि हमें कम करना है तो इसका उपाय बताया जाता है कि हम तांबे के मोटे तार का प्रयोग करें। जब तांबे के मोटे तार का प्रयोग करके ताम्र क्षति को कम किया जा सकता है। अगला होती है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस या आयरन लॉस क्या होती है, जिसे कोर लॉस भी बोलते हैं, सॉरी ताम्र क्षति वही है, कोर लॉस या आयरन लॉस, जिसको अपन बोलते हैं लोह क्षति। लोह क्षति क्या होती है, हम जानते हैं ट्रांसफार्मर की जो कोर होती हैं वो नरम लोहे की बनाई जाती हैं, लेकिन कोर के कारण भी विद्युत ऊर्जा का कुछ ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षति होने लगती है। तो इस क्षति को अपन कहते हैं कोर लॉस या आयरन लॉस। और इस क्षति को कम करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि नरम लोहे के पटलित क्रोड़ का प्रयोग करते हैं। ये याद रखें, कोरों को कम करने के लिए कई बार आ जाता है कि क्षति कम करना है तो कौन कौन सा प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं ताम्र क्षति को कम करना है तो ताम्र क्षति को कम करने के लिए तांबे के मोटे तार का प्रयोग करेंगे। तांबे का कैसा तार प्रयोग करेंगे अपन, मोटा तार। इसके अलावा यदि हमें लोह क्षति कम करना है तो पटलित क्रोड़ का प्रयोग करेंगे। एक हमारे पास पहले इसको समझते हैं चुंबकीय प्लक्स चरण, डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस। प्लक्स चरण क्या होता है, जैसे हम जानते हैं ट्रांसफार्मर की जब प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय प्लक्स उत्पन्न होता है तो जो पूर्णतः पूरा प्लक्स है वो द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता, अर्थात प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों के बीच में लगातार चुंबकीय प्लक्स नहीं हो पाता। कुछ चुंबकीय प्लक्स इधर उधर जाने के कारण क्षति हो जाता है। इस प्रकार के चरण को हम कहते हैं चुंबकीय प्लक्स चरण। जैसे इसको चित्र के माध्यम से अपन ऐसे समझते हैं, ये हमारे पास प्राथमिक कुंडली है और यहीं पर कुछ दूरी पे हमने रख दिया द्वितीय कुंडली, तो इसके कारण जो प्लक्स है वो पूर्णतः इससे बद्ध नहीं बन पाया। क्या होता है, कुछ प्लक्स कोर के साथ टकराएगा, कुछ अंदर ऑयल के कारण इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इस प्रकार जो क्षति हुई है उसको अपन कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस या चुंबकीय प्लक्स चरण। प्लक्स चरण के इसको रोकना है तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही द्वितीय कुंडली को लपेट दो या प्राथमिक कुंडली के ठीक समांतर पर द्वितीय कुंडली को लपेटेंगे तो इस क्षति को हम कम कर सकते हैं। अगला स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस जिसको अपन बोलते हैं भंवर धारा के कारण क्षति या भंवर धारा क्षति। ये क्या होता है, हम जानते हैं कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है तो ये जानते हैं हम कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह की दिशा और मान लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। तो इससे क्या है कि कोर जो है वो बार बार चुम्बकित और विचुम्बकित होती है, मतलब जैसे धारा प्रवाहित हुई चुम्बकित हो गई, धारा प्रवाहित नहीं हुई विचुम्बकित हो गई। तो क्रोड़ के बार बार चुम्बकित और विचुम्बकित होने के कारण जो क्षति हो रही है उसको अपन कहते हैं स्ट्रे लॉस या भंवर धारा क्षति। और इस क्षति को कम करना है तो जो क्रोड़ हैं वो नरम लोहे के प्रयोग करेंगे। भंवर धारा क्षति को कम करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, नरम लोहे के क्रोड़ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि नरम लोहे की चुंबकीय धारण शक्ति बहुत अच्छी होती है। अब हम जानते हैं जो कोर लॉस है या आयरन लॉस है वो दो प्रकार के होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, ये जो है वो आयरन लॉस के ही दो अन्य भाग होते हैं। अब इनको कई बार क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जैसे पूछा जाएगा कितने प्रकार के हैं, तो आपको मुख्य रूप से 4 प्रकार की क्षति बतानी है। एक बार हम वर्गीकरण और भी कर लेते हैं इनके बारे में। जैसे पहला है ताम्र क्षति। ताम्र क्षति क्या है, तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडलियां तांबे के तार की बनाई जाती हैं। जब इन कुंडलियों में धारा प्रवाहित की जाती है तो ये गर्म होकर के ऊष्मा देने लगती हैं। तो इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में कुछ क्षरण या क्षति हो जाती है जिसे ताम्र क्षति कहते हैं। ताम्र क्षति को यदि हमें कम करना है तो तांबे के मोटे तार का प्रयोग करना चाहिए। अगला हमारे पास है आयरन लॉस। क्या होता है या कोर क्षति। हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो कोर बनाई जाती हैं कुंडलियां नरम लोहे के क्रोड़ को पर लपेट करके बनाई जाती हैं, लेकिन इन क्रोड़ों के कारण भी विद्युत ऊर्जा का अन्य ऊर्जा के रूप में कुछ क्षरण होने लगता है जिसे अपन
आयरन लॉस बोलते हैं। इस आयरन लॉस को यदि हमें कम करना है तो हम क्रोड जो बना रहे हैं उस क्रोड को हम पटलित क्रोड बनाएंगे। पटलित क्रोड कैसे? हम क्या करेंगे कि इनको जो कोर होती हैं उन्हें ई या आई आकार की काटेंगे। जैसे आपने कभी बचपन में छोटा ट्रांसफार्मर जब आता है अपना एलिमिनेटर में या रिसीवर वगैरह में तो उसको मिटार के देखा होगा, तो उसमें कई ई ऐसी पत्तियां होती हैं, इनको क्या है वार्निश की तय दे करके आवश्यक मोटाई को बनाया जाता है। इन क्रोड़ों को हम कहते हैं पटलित क्रोड़। ऐसे बनाने से क्या होता है कि इनकी मोटाई बढ़ जाती है और मोटाई बढ़ने के कारण ये जो लॉस होते हैं वे कम हो जाते हैं। अगला भगवत धारा क्षति क्या होती है? तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर की जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो जो क्रोड़ है वह बार बार चुम्बकित और विचुम्बकित होने लगती है। तो क्रोड़ के बार बार चुम्बकित और विचुम्बकित होने के कारण जो विद्युत ऊर्जा की क्षति होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रे लॉस या भगवत धारा क्षति। इसको कम करना है तो हम जानते हैं नरम लोहे के क्रोड़ का प्रयोग करेंगे। अगला हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस या बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स चरण, जिसको अपन मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज लॉसेस भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज लॉसेस, इसमें क्या होता है हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वह पूर्ण रूप से द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता है, इसलिए फ्लक्स का कुछ क्षरण होने लगता है। इसे हम चुंबकीय फ्लक्स चरण बोलते हैं। यदि इसको हमें कम करना है तो कम करने के लिए क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही द्वितीय कुंडली को लपेट दें या फिर उसके ठीक सामने द्वितीय कुंडली को रखना चाहिए। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियां और इन्हें कम करने के उपाय। अब हम समझते हैं ट्रांसफार्मर के उपयोग। ट्रांसफार्मर का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? तो हम जानते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर का हर जगह पर दैनिक जीवन में उपयोग है। सबसे पहले मैं शुरुआती दौर से बता दूं कि ट्रांसफार्मर उपयोग हम किस प्रकार करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पावर हाउसों पर जहां पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है वहां पर धारा की प्रबलता अधिक होती है। इस प्रबल धारा को यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं तो इसके लिए हमें तांबे के या धातु के मोटे तारों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पतले तारों को प्रबल धारा जल्दी जला देगी। जब मोटे तारों का हम प्रयोग करेंगे तो ये आर्थिक रूप से खर्चीला होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही ट्रांसफार्मर पर जहां पर हमने विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की है वहां पर हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे, उच्च ट्रांसफार्मर। यह क्या करेगा कि उस धारा की वोल्टेज को बढ़ा देगा जिससे धारा की प्रबलता घट जाएगी। और धारा की प्रबलता घट गई है तो इस कम धारा को हम पतले तारों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। फिर जहां पर यदि हमें उपयोग करना है वहां पर पुनः हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे और ट्रांसफार्मर का उपयोग करके उस वोल्टेज को उपयोग के अनुसार कम कर लेंगे और सीमित वोल्टेज करके घरों तक धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो इस प्रकार हम समझ गए कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत ऊर्जा के संचरण के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में अनेक ऐसे उपकरण हैं जैसे कि रेडियो है, टेलीविजन है, टेलीफोन है, चार्जर है, बैटरी चार्जिंग है। तो ऐसे कई उपकरण हैं जहां पर हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर के उपयोग है। आपने चार्जर में ट्रांसफार्मर का उपयोग देखा होगा। जैसे कि मैं चार्जर की एक छोटी सी क्रियाविधि आपको सुना देता हूं कि चार्जर में हम ट्रांसफार्मर का उपयोग किस प्रकार करते हैं। चार्जर में ट्रांसफार्मर के प्रयोग के लिए हमें एक छोटा सा आपको बताऊंगा कि जैसे हम देखेंगे ये हमारे पास चार्जर है। चार्जर की क्रियाविधि इस प्रकार होती है। हम जानते हैं चार्जर जो होता है हमारा मोबाइल जो है वो डीसी के द्वारा चार्ज होता है, दिष्ट धारा के द्वारा। मतलब हमें यदि हमारा ये जो मोबाइल है इसको चार्ज करना है तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें डीसी वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी। वो भी कितने वोल्टेज की? 9 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट की, लगभग 9 वोल्ट या 6 वोल्ट डिस्क धारा की आवश्यकता पड़ेगी। अब इस मोबाइल को चार्ज करने के लिए डीसी 9 वोल्ट चाहिए, लेकिन हमारे घरों में जो घर में धारा प्रवाहित होती है वह हमारे पास 220 से 240 वोल्ट एसी प्राप्त होती है। एसी और डीसी है क्या? हम जानते हैं एसी हमारे पास होता है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। आप यहाँ से समझ भी गए कि घरों में जो धारा प्रवाहित होती है वह प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। मोबाइल अपना जो चार्ज हो रहा है वो डीसी जिसे अपन बोलते हैं दिष्ट धारा के द्वारा प्रवाहित हो रहा है। लेकिन यदि हमें डायरेक्ट
डायरेक्ट क्या कि यदि हमारा मोबाइल भी 220 या 240 वोल्ट डीसी से चार्ज होता तो हम केवल डायोड लगाते। इससे पहले हम डायोड के बारे में समझ चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे दिष्टकारी या डायोड कहते हैं। हम डायोड का प्रयोग करते और हम मोबाइल को चार्ज कर लेते। लेकिन हमें जरूरत है कि वोल्टेज डीसी जरूरत है, लेकिन डीसी भी कितना जरूरत है, 9 वोल्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले 240 वोल्ट को 9 वोल्टेज में बदलना पड़ेगा। और 240 वोल्ट को 9 वोल्ट में बदलने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर लगाया और इस ट्रांसफार्मर ने क्या किया कि 220 वोल्टेज एसी को 9 वोल्ट एसी में परिवर्तित कर दिया। और इस 9 वोल्ट एसी पर हमने पुनः लगा दिया फिर डायोड। तो इस डायोड ने क्या किया था कि 9 वोल्ट जो एसी है उसको 9 वोल्ट हमारे पास डीसी में बदल दिया। लेकिन ये जो डीसी होती है पल्सेसिंग डीसी है। पल्सेसिंग मतलब जो है कि एक ही दिशा में तो है लेकिन इसमें कुछ पल्स रह गए हैं, स्पंद रह गए हैं। तो इस पल्सेसिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं फिल्टर परपथ। और फिल्टर परपथ के द्वारा यहाँ पर हमें 9 वोल्ट शुद्ध डीसी हमारे पास प्राप्त हो गई, जिसको हम पिन के द्वारा ले जा करके अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो ये था चार्जर की क्रिया विधि। इस प्रकार कार्य करते हैं। तो हमने देखा कि छोटा सा चार्जर लगाया लेकिन उसमें भी हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर भी हमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने बढ़ाने की जब बात आएगी या धारा की प्रबलता को घटाने बढ़ाने की बात है, वहाँ सभी जगह हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर की परिभाषा पे एक बार और गौर करते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो केवल प्रत्यावर्ती वोल्टेज पर ही कार्य करता है, दिष्ट धारा पर कार्य नहीं करेगा। क्योंकि हम जानते हैं ट्रांसफार्मर प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और इंडक्शन की जो घटना है वो केवल प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज में संभव है। तो ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना आवृत्ति के परिवर्तन किए प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा के मान को घटा या बढ़ा देता है। ठीक है, ये था हमारे पास ट्रांसफार्मर और आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। इसको एक बार अवश्य देखें सभी, जिससे ट्रांसफार्मर टॉपिक को अपन मजबूत बना सकें। और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन अवश्य दबा लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।